टाइम वेस्ट किए नई लोकेशन में दुकान खोली जहां ज्यादा कस्टमर्स आ सकते थे और 70 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। जी हाँ, लुई इस कंपनी को बस एक दुकान तक ही एक्सपैंड कर पाए थे। उसके बाद ये बिजनेस उनके बेटे जॉर्ज विटॉन के पास चला गया। लुई के एग्जिस्टिंग फ्लैट सूटकेस में एक और चीज जॉर्ज ने ऐड करी और वो था एक अनब्रेकेबल लॉक। और ये इसीलिए था ताकि लोग ट्रेवल करते वक्त कीमती सामान भी ट्रेन से ले जा पाए और चोरों से ये सिक्योर रहे। जॉर्ज ने एक और चीज नोटिस की कि उस वक्त एक कोको शनेल नाम की लड़की नए नए लग्जरी प्रोडक्ट्स ला रही थी, जैसे कि परफ्यूम और हैंडबैग्स एक्सेट्रा। जॉर्ज ने सोचा कि क्यों ना सूटकेस के साथ साथ हम भी हैंडबैग्स बनाएं। फिर नोई, स्पीडी जैसे हैंडबैग्स एलवी ब्रांड ने तैयार किए। इसके अलावा एलवी का साइन भी जॉर्ज विटॉन ने ही तैयार किया था। अगर आपको कोको शनेल का नाम सुना सुना लग रहा है तो ये शनेल ब्रांड की मालकिन थी। इनकी भी बहुत अमेजिंग स्टोरी है और इस पर बुक भी लिखी जा चुकी है जो आप हिंदी में गीगल एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं। कोको शनेल के अलावा यहाँ विटॉन ने दूसरी बड़ी लग्जरी अल्कोहल की कंपनी मोए हेनेसी के साथ कोलैबोरेट कर लिया और ये ब्रांड एलवी से एलवी इमेज बन गया, यानी लुई विटॉन मोए हेनेसी। अब हमें से मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन ये होगी कि जो भी बात चल रही है वो मिस्टर लुई विटॉन और उनकी 3 जनरेशंस की चल रही है और ये बीच में मिस्टर बर्नार्ड जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है वो कहां से आ गए और लुई विटॉन इनका कहां से हो गया। और ये जो लुई विटॉन का ब्रांड इनके हाथ में आया है वो कोई बहुत शरीफियत से नहीं आया। ये ब्रांड इनके हाथ में कैसे आया, इसके लिए पहले हम समझते हैं कि मिस्टर बर्नार्ड एक्चुअल में है कौन। देखिए, बर्नार्ड आर्नोल्ड जब पैदा हुए थे तो लुई विटॉन की तरह वो गरीब नहीं थे। बर्नार्ड के डैड एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी चलाते थे जिसका नाम था फेरेट सेवेनियर और उनकी मदर को प्यार था डायोर ब्रांड से। 1971 में बर्नार्ड ने फ्रांस के लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद अपने डैड को कन्विंस किया कि वो दोनों मिलके रियल एस्टेट के कंपनी में फोकस करेंगे। बर्नार्ड के डैड इस चीज के लिए मान गए। बर्नार्ड एक बार अमेरिका काम से आए थे और टैक्सी वाले से बात कर रहे थे। उन्होंने उस टैक्सी ड्राइवर से कहा कि क्या तुम फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम जानते हो? तो उस पर टैक्सी ड्राइवर ने कहा, नहीं, मैं प्रेसिडेंट वगैरह का नाम नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैं क्रिश्चियन डायर ब्रांड को जरूर जानता हूं कि वो फ्रांस का ब्रांड है। ये बर्नार्ड के लिए बहुत बड़ा लेसन था कि जो ब्रांड का नाम है वो एक बहुत ही पावरफुल चीज है। अब हुआ यह कि फ्रांस में वापस आने पर उन्हें पता चला कि जो क्रिश्चियन डायर की कंपनी है उसका दिवालिया निकलने वाला है और फ्रेंच गवर्नमेंट उसकी नीलामी करने वाली है। बर्नार्ड ने अपने पार्टनर की मदद से इस लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद लिया। इसके बाद अगले 2 साल में मिस्टर बर्नार्ड ने 9000 इंप्लॉइज को निकाल दिया, जिसकी वजह से इन्हें ये निकनेम भी मिला, द टर्मिनेटर। अब उन्होंने ये नई खरीदी पूरी मेगा कंपनी के सारे बिजनेसेस बेच दिए, सिर्फ 2 बिजनेसेस के बजाय। पहला था क्रिश्चियन डायर और दूसरा था ली बॉन मार्शे। 1987 तक आते आते बर्नार्ड ने इस कंपनी की दिशा चेंज कर दी। ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई और इस कंपनी ने $1.6 बिलियन का रेवेन्यू किया। इस समय तक बर्नार्ड गैस्टन विटॉन के दामाद हेनरी रैकमेयर के फ्रेंड बन चुके थे और जब एलवी और इमेज ब्रांड का मर्जर हुआ था तो हेनरी ने तो ये सोच के मर्जर किया था कि इमेज के साथ कंपनी मिला के वो जल्दी से ग्रो करेंगे, लेकिन हेनरी की मोए हेनेसी कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ बन नहीं रही थी। वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने अपने पुराने फ्रेंड बर्नार्ड के बारे में सोचा कि ये सिचुएशन में उनकी हेल्प करेंगे। हेल्प का तो पता नहीं, लेकिन उस वक्त बर्नार्ड LVMH ब्रांड में बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे और वो इस कंपनी का पूरा कंट्रोल चाहते थे। 1988 में बर्नार्ड ने $1.6 बिलियन खर्च करके एक होल्डिंग कंपनी बनाई। इस कंपनी ने धीरे धीरे LVMH के शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया जो कि पब्लिकली अवेलेबल थे। 24% LVMH के शेयर्स इस कंपनी ने खरीद लिए। इसके बाद बर्नार्ड ने $600 मिलियन और खर्च करके LVMH के 13.5% शेयर्स और खरीद लिए, जिससे वो पूरी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। जब ये बात हेनरी को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बर्नार्ड के ऊपर केस कर दिया, लेकिन कोर्ट में ये केस बर्नार्ड जीत गए। इसके बाद बर्नार्ड ने कंपनी का एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया और 11 सालों में कंपनी के प्रॉफिट को 5 गुना कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक लग्जरी ब्रांड्स की कंपनी को खरीदना स्टार्ट किया। 1994 में LVMH ने परफ्यूम फर्म गुरेलेन को खरीदा, 1996 में लो को, फिर मार्क जेकोब्स को, फिर सेफोरा को, फिर थॉमस पिंक को, फिर एमिलियो पुची, फेंडी, DKNY और फिर ला सेमोरिटे। 11 दिसंबर 1999 में न्यूयॉर्क में द मोस्ट फेमस 24 मंजिला LVMH टावर भी बनाया गया। इतना ही नहीं, बर्नार्ड की नजर इटालियन लेदर कंपनी गुची पर भी पड़ी और उन्होंने छुपके से इसके शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया और 5% तक गुची के शेयर्स खरीद लिए। जैसे ही गुची को साजिश का पता चला तो उन्होंने इसे क्रीपी टेकओवर की साजिश कहा। जैसे ही असलियत सबके सामने आई तो बर्नार्ड रुके नहीं, उन्होंने गुची के शेयर्स 34.4% तक खरीद लिए
गुची को फिर एक नई टेक्निक का पता चला कि अगर वो अपने एम्प्लॉइज को और शेयर दे दे तो बर्नार्ड के जो गुची में परसेंटेज की टर्म्स में शेयर है वो कम हो जाएंगे। सितंबर 2001 तक यही चलता रहा। फिर बर्नार्ड ने गुची के सारे शेयर $700 मिलियन के प्रॉफिट में सेल कर दिए और गुची का सपना छोड़ दिया। LVMH अभी 70 से भी ज्यादा ब्रांड्स को ओन करता है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग इनके लिए काम करते हैं। बर्नार्ड का मानना है कि अगर इस तरीके का लग्जरी ब्रांड बनाना है तो उनका बिजनेस फैमिली बिजनेस ही होना चाहिए, वरना वो ब्रांड सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी बर्नार्ड के 5 बच्चे हैं 2 पत्नियों से जो उनका सारा बिजनेस संभालते हैं। डेल्फिन आर्नो चेयरमैन और CEO हैं क्रिश्चियन डायर की। एलेक्जेंडर आर्नो EVP टिफनी एंड को के चेयरमैन हैं। एंटोइने आर्नो CEO हैं क्रिश्चियन डायर SE के। फ्रेडरिक आर्नो CEO हैं टैग ह्यूअर के। जे आर्नो डायरेक्टर हैं लुई वुइटन वॉचेस के। ओके, तो कमिंग बैक टू द रियलिटी। देखिए, मैंने जितने भी मिस्टर बर्नार्ड के इंटरव्यूज देखे उसमें वो एक ही बात कहते हैं कि मेरे लिए लग्जरी का मतलब है कि अगले 5-10 सालों में लोग मेरे ब्रांड को कैसे परसीव करेंगे। अगर मैं उनके मन में डिजायर क्रिएट कर सकता हूं, एक इच्छा क्रिएट कर सकता हूं, तो मैं उसे एक लग्जरी ब्रांड मानता हूं। और अगर मैं इच्छा क्रिएट नहीं कर सकता तो वो लग्जरी ब्रांड नहीं। इसके साथ जो मुझे लगता है कि 4 जनरेशन लगी इस ब्रांड को खड़ा करने के लिए। लुई वुइटन इस बिजनेस को सिर्फ एक शॉप तक खोल पाए। उनके बेटे जॉर्ज ने उसे थोड़ा सा एक्सपैंड किया, नए प्रोडक्ट्स लाए जैसे कि हैंडबैग्स एक्सेट्रा। फिर गैस्टन आए, उन्होंने थोड़ा और एक्सपैंड किया और फाइनली मेन एक्सपेंशन स्टार्ट हुई हेनरी के टाइम में, जब उन्होंने उसे और कंट्रीज में एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। इसके अलावा मैक्सिमम एक्सपेंशन तो बर्नार्ड ने की और वो की उन्होंने और ज्यादा कंपनीज को एक्वायर करके। इतना ही नहीं, इनकी स्ट्रैटेजी ये भी है कि वो मिडिल क्लास लोगों के लिए भी कम प्राइस में प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, जैसे कि $500-600 में, यानी 35-36 हजार। हाँ, ये इन लोगों के लिए चीप प्राइस ही है और ये इसीलिए है ताकि मिडिल क्लास लोगों के भी मन में डिजायर क्रिएट किया जा सके और फिर बाद में वो भी महंगे लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदें। और अगर हम देखें तो ये स्ट्रैटेजी तो एप्पल भी करता है। जो एंड्रॉइड का सबसे महंगे वाले फोन है उतने में ही एप्पल अपना चीपेस्ट फोन का प्राइस रखता है। और एक बार जब लोग एप्पल क्लब में आ गए तो फिर वो स्टेटस के लिए एप्पल प्रोडक्ट छोड़ते ही नहीं।